clearly to all of you. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone, please confirm in the chat box. Beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? बेटा एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? नाउ आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेज. आपके रिस्पॉन्स अभी विजिबल हैं. कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू द लेक्चर. और अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोडेटिक लेवलिंग. जियोडेटिक लेवलिंग के साथ साथ हम लोगों ने बातचीत करी रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब और द बबल ट्यूब. यस, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फर्दर. इस लेक्चर में बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं. सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग और एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कंटूर. तो कंटूर से भी कभी कभार कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं. आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा, मैं भी एकदम ठीक हूँ. और तो ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में. वन इज गोइंग टू बी द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग एंड अनदर विल बी द कंटूर. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इस डिस्कशन स्टार्ट किया जाए. चलो, तो क्या क्या टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की हेल्प से कैसे हम लोग आरएल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी तरीके की आप लेवलिंग की बात करें, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल और द आरएल. यस और नो? तो उन आरएल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, दैट वी विल सी. देन वी विल सी अबाउट द कंटूर. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. चलो, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग होता क्या है. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. तो हम सभी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है ट्रिग्नोमेट्री की. और ट्रिग्नोमेट्री की भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बोलती थी कि अगर मुझे कुछ लीनियर मेजरमेंट पता है
इस ट्रायंगल के लिए अगर मुझे कुछ इसकी डायमेंशंस पता है, साइड पता है, और अगर कोई एंगल पता है, तो साइड्स और एंगल को हम रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट्स की हेल्प से वी कैन रिलेट दीज एंगल्स एंड साइड। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट हेयर टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी बाई डी। ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो? सो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग? सो इट इज द ब्रांच ऑफ leveling in which we find RLs of the point with the help of ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट। जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द आरएल। ऐसे लेवलिंग को, ऐसे मेथड को हम लोग बोलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वी कैन रिलेट द साइड एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर यह है कि यहां से किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे हम लोग आरएल को फाइंड आउट करते हैं, तो उन कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो दो केस हैं जो हमें यहां पर पढ़ना है। वी नीड टू डिस्कस द टू केसेस। तो हमें दो केस पढ़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी हेल्प से हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द आरएल। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं इन केसेस को एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन, आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द केस वन। अब केस वन की कहानी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि कोई ये एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग जाहिर सी बात है ग्राउंड में होगी। ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है टी। दिस इज द टॉप पॉइंट ऑफ दिस बिल्डिंग टी। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द आर एल ऑफ दिस पॉइंट टी, अगर मुझे इस पॉइंट टी का आर एल फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट की हेल्प से हम ये आर एल फाइंड आउट करेंगे। इस आरएल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट लिया, या कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी हेल्प से मैं एंगुलर मेजरमेंट कर सकता हूं और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकता हूं। तो मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट था, पी पॉइंट, जिसको मैं बोल सकता हूं बेंच मार्क। यहां पर मैंने एक ले ली है बैक साइड रीडिंग। दिस इज द बैक साइड रीडिंग वी हैव टेकन ऑन द बेंच मार्क। और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने इस टॉप पॉइंट का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये मेजर कर लिया थीटा। एंड वी कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द बिल्डिंग। बिल्डिंग और इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस जो थी वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जिनको आप बोल सकते हैं नोन पैरामीटर, ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जो यहां पर आपको पता है, जिनकी वैल्यू आपको पता है, तो क्या आप बता सकते हैं इन द चैट बॉक्स? इन दिस सिचुएशन व्हाट आर द वेरियस क्वांटिटीज दैट आर नोन टू अस? ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनकी वैल्यू हमें पता है या हम मेजर कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर ये बैक साइड रीडिंग, पहली बात तो हमें पी पॉइंट का बेंचमार्क है, तो पी पॉइंट का आरएल पता है। आरएल ऑफ द पॉइंट पी इज नोन टू अस। आरएल ऑफ द पॉइंट पी इज नोन टू अस, यस और नो? और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें पता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स।
यस, तो व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स दैट आर नोन टू अस? बिल्कुल, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी भी हमने मेजर करी है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी भी हम लोगों ने मेजर करी है, तो ये भी नोन है, यस और नो? दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट इज डी दैट वी हैव मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टेप, लेट्स से टेप की हेल्प से आपने मेजर किया है, तो ये डी डिस्टेंस भी पता है। और कौन सी चीजें हैं सर? ये वर्टिकल एंगल जो है थीटा, ये भी तो हमने फील्ड में मेजर किया है। दिस एंगल थीटा दैट वी हैव मेजर्ड, इस पी पॉइंट पे ये जो आपने बैक साइड रीडिंग ली है, ये भी तो मैंने खुद ही मेजर की है। सो ऑल दीज आर द नोन पैरामीटर। अगर बेटा आप अननोन पैरामीटर की बात करोगे तो यहां पर केवल और केवल एक पैरामीटर है जो कि हमारे लिए अननोन है, और वो है आर एल ऑफ द पॉइंट टी। टी पॉइंट का आर एल क्या होगा ये वैल्यू मुझे नहीं पता है, यस और नो? तो दैट इज अननोन टू अस। तो जाहिर सी बात है, अगर जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक अननोन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए क्या मैं लिख सकता हूं? मान लो एक टर्म और ले लेते हैं v, तो एक v भी अननोन है। एक अननोन में यहां पे मैं लिख देता हूं, अननोन पैरामीटर है एक ही है, वो है v, क्योंकि अगर v पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली RL निकाल सकते हैं। पॉइंट t का जो RL है वो डिपेंड कर रहा है v पे, तो मैंने बोला क्या मैं लिख सकता हूं? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बेटा क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई डी। tan थीटा विल बी इक्वल टू v बाई डी, यस और नो? यहां पर मुझे थीटा पता है, डी पता, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं v विल बी इक्वल टू डी tan थीटा। v विल बी इक्वल टू डी tan थीटा, यस और नो? v विल बी इक्वल टू डी tan थीटा, यस। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट टी, इस पॉइंट टी का आरएल क्या होगा, तो शायद आप बता सकते हैं आरएल ऑफ पॉइंट टी विल बी इक्वल टू द बेंचमार्क का आरएल। बेंचमार्क के आरएल में अगर हम ये बैक साइड रीडिंग ऐड कर दें, और इस बैक साइड रीडिंग में अगर हम ये v ऐड कर दें, इफ इन केस अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है, अगर प्रॉब्लम जियोडेटिक लेवलिंग का है तो हम करेक्शन भी अप्लाई कर देंगे, और अगर प्रॉब्लम प्लेन लेवलिंग का होगा तो हम करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या इस तरीके से मैं पॉइंट टी के आरएल को डिफाइन कर सकता हूं, यस और नो? बेंचमार्क का आरएल प्लस बैक साइड प्लस वी डिस्टेंस, यस और नो? इफ अगेन आई एम सेइंग, अगर प्रॉब्लम में बोला गया है करेक्शन अप्लाई करिए, कर्वेचर को, रिफ्रैक्शन को या उसके कंबाइंड इफेक्ट को कंसीडर करिए, देन ओनली वी विल अप्लाई द करेक्शन। अगर कोई भी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात नहीं हो रही है, देन वी विल नॉट अप्लाई एनी करेक्शन, तो फिर हम उस केस में कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बहुत सिंपल और प्यारा सा केस है, जब हम इंस्ट्रूमेंट और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। व्हेन दिस डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द टारगेट इज मेजरेबल, फील्ड में अगर आप इस डी डिस्टेंस को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर पा रहे हैं, तो फिर उस केस में सिंपल सा प्रॉब्लम बनेगा। वो प्रॉब्लम है केस 1 का। सिर्फ एक अननोन रिक्वायर्ड था, सिर्फ एक अननोन की वैल्यू आपको नहीं पता थी, वो थी v। तो आपने क्या किया, v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ द v, वी कैन फाइंड आउट द आरएल ऑफ द पॉइंट t। क्लियर है सभी को ये केस? दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये केस सभी को क्लियर है बेटा? दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई तकलीफ, तो बताओ। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी,
इन दिस केस यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये तो सिंपल सा केस है, और जब कभी भी ये केस अगर गेट में आएगा तो ये केस आपको 1 नंबर देगा। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं था, तो 1 ही नंबर तो मिलेगा। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अभी तक आपने सर्वेइंग में काफी कुछ पढ़ लिया है। जनरली सर्वेइंग में एज सच हम लोग फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कंपास सर्वेइंग पढ़ा, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, हम लोगों ने किसी भी तरीके के फॉर्मूले की बात नहीं की। आपने ट्रैवर्स सर्वे पढ़ा, वहां पर भी हम लोगों ने फॉर्मूले की बात नहीं की, बेसिक कंसेप्ट को ही लेके चले। सिमिलरली अब तक बहुत कुछ आपने पढ़ लिया है लेवलिंग के बारे में, यस और नो? तो लेवलिंग में भी कोई भी फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, सिंपल से बेसिक कंसेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के केस में, तो वी विल फॉलो द डायग्राम अप्रोच। फॉर्मूले याद करोगे दिक्कत में आ जाओगे, फॉर्मूले याद करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन सवाल में दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। वेरियस केसेस आर देयर। अभी अब फॉर एग्जांपल ये v यहां से ना दे के बैक साइड दे देगा, कुछ भी हो सकता है। वेरियस केसेस आर देयर, तो हम हर केस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद नहीं रख सकते हैं, यस और नो? हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हम सिंपली क्या कर देंगे, डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देंगे, और सवाल में जो भी चीजें पूछी गई हैं उनको हम फिर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सभी बेसिक कंसेप्ट्स को अप्लाई करके। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द डायग्रामेट्रिक अप्रोच। हमेशा डायग्रामेटिक अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूले की एज सच आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केस 1 की बात करें तो जब d इज मेजरेबल था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जब आप इस d डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे थे तो ये केस 1 बन गया। अब जरा समझिए बेटा केस 2 के बारे में, और ये केस 2 ही इंपॉर्टेंट है। और केस 2 से जो प्रॉब्लम आपके बनते हैं एग्जाम में, वो बनते हैं 2 नंबर के प्रॉब्लम। अब केस 2 में समस्या क्या है, देखो जरा समझो। फॉर एग्जांपल ये कोई एक सिचुएशन लेता हूं, ये मान लो कोई एक टावर लगा है बी पॉइंट पे, और टावर का टॉप पॉइंट है टी। अब ग्राउंड की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, तो लेट्स से दिस इज द पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट है अपना बेंचमार्क वाला पॉइंट। अब यहां पर क्या है कि हमने इंस्ट्रूमेंट को पहले ए पॉइंट पे प्लेस किया, हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे प्लेस किया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहां से एक वर्टिकल एंगल मेजर किया, लेट्स से वी हैव मेजर दिस एंगल, और ये एंगल हो गया θ1। एंगल मेजर कर सकते हैं टॉप का, लेकिन अब यहां से और इसका जो बॉटम है, इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द साइड कंडीशन। क्योंकि अगर हम इंस्ट्रूमेंट और टारगेट के बीच की डी डिस्टेंस को मेजर कर लेते, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो ये आपका सिंपल सा केस बन जाता केस 1, यस और नो? प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेजर दिस डिस्टेंस डी। क्या है ये डी डिस्टेंस? इंस्ट्रूमेंट और टारगेट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में बेटा मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाऊंगा, और मान लो अब इंस्ट्रूमेंट को मैंने यहां पर प्लेस किया। नाउ वी हैव शिफ्टेड आवर इंस्ट्रूमेंट एंड वी हैव प्लेस्ड द इंस्ट्रूमेंट समथिंग लाइक दिस। यहां से मैंने एक एंगल और मेजर कर लिया, लेट्स से दिस एंगल इज θ2। जरा ध्यान से समझना, बेंचमार्क में मैंने बेटा क्या रख दिया, स्टाफ को प्लेस किया, और इस स्टाफ में मुझे ये 2 बैक साइड रीडिंग मिल गई फ्रॉम द स्टेशन ए एंड फ्रॉम द स्टेशन, लेट्स से ये बी पॉइंट यहां पर हटा देता हूं, इसको बोल देता हूं बी पॉइंट, इसको बोल देता हूं ओ पॉइंट, चलो कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। तो
अब जब मैंने एक बार इंस्ट्रूमेंट को जहां पर प्लेस किया था, दोबारा जब मैं इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रहा हूं, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इस एक्स डिस्टेंस को मैं मेजर कर सकता हूं। भाई कहां पर पहले आपने इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया था, अब दोबारा जहां पर आप इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। मान लो सेकंड पोजीशन से जो टारगेट है उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। सेकंड पोजीशन से जो टारगेट है उसके बीच की डिस्टेंस डी है, और लेट से ये डिस्टेंस है वी। लेट से इस डिस्टेंस को आप बोल दो वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्टेंस हो गई वी। तो अगर आपसे टी पॉइंट का टारगेट पूछा गया है, टी पॉइंट का आरएल पूछा गया है, तो अब मुझे इस पूरी सिचुएशन को देखकर पहले तो ये बताओ, यहां पर कौन कौन से पैरामीटर हैं जो नोन है हमें, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि अननोन हैं। तो इस पूरी स्टोरी में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तो लेट्स से ये आपकी हो गई बैक साइड 1 और ये हो गई आपकी बैक साइड 2। इंस्ट्रूमेंट को जिन भी दो पोजीशन पे आपने प्लेस किया, वहां से ये बैक साइड रीडिंग लिया आपने बेंचमार्क में। तो जस्ट एनालाइज द कंडीशन एंड सिचुएशन एंड टेल मी व्हाट आर द नोन पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द अननोन पैरामीटर्स इन दिस केस केयरफुली। बैक साइड 1 एंड बैक साइड 2 आर नोन। और कोई भी नोन पैरामीटर है क्या बेटा? एनालाइज केयरफुली, एनालाइज केयरफुली। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नोन। मुझे सारे पैरामीटर्स बताओ जो कि नोन है। वेरी गुड, बेंचमार्क भी नोन है, बिल्कुल सही।
चलिए तो देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर नोन है, जरा एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बेंचमार्क पता है, बेंचमार्क का आरएल पता है, इसका आरएल मुझे पता है। मुझे ये बैक साइड 1 पता है, मुझे ये बैक साइड 2 पता है, मैंने ही मेजर किए हैं। मुझे ये एक्स डिस्टेंस पता है, इंस्ट्रूमेंट जो आपने दो पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस किए हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये भी मुझे पता है। यस और नो? मुझे ये डिस्टेंस θ1 पता, एंगल θ1 और एंगल θ2 भी पता है, एंगल θ1 एंड एंगल θ2 भी पता है। अगर अननोन पैरामीटर की बात करूं तो यहाँ पर दो अननोन पैरामीटर है, एक तो पैरामीटर d है और एक पैरामीटर v है। यही कहानी है क्या? d एंड v आर द अननोन पैरामीटर, d एंड v आर द अननोन पैरामीटर, यस और नो? क्या ये d और v अननोन पैरामीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट द RL ऑफ, फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट द RL ऑफ पॉइंट t। हमें यहां पर पॉइंट t के RL को फाइंड आउट करना है। देख लो सारा कुछ सही है, कोई टर्म रह तो नहीं गया? यहां तक की कहानी क्लियर है भाई? बोलिए। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन देन वी कैन मूव फर्दर। दो अननोन हैं तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने लिखा फ्रॉम tan θ1, पहले θ1 से लिख देता हूं। तो tan θ1 विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा v, और ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी बैक साइड 2 माइनस बैक साइड 1 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी x प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। बोलो। पहले tan θ1 की बात कर ली, v प्लस एक्स विल बी v प्लस एक्स, और x की वैल्यू है बैक साइड 2 माइनस बैक साइड 1 डिवाइड बाई कैपिटल x प्लस डी। यस और नो? तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं लिख देता हूं tan θ2 विल बी इक्वल टू, tan θ2 क्या हो जाएगा? तो सिंपली दिस इज गोइंग टू बी v बाई डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और देखो यहां पर कितने अननोन हैं। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v एंड d। क्या हम ये v और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि यही दो अननोन है केवल, ओनली दीज टू आर द अननोन पैरामीटर, ओनली दीज टू आर द अननोन पैरामीटर v एंड d। यस और नो? तो भैया अगर एक बार v और d पता चल गए तो क्या मैं लिख सकता हूं RL ऑफ पॉइंट t जो होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा बेंचमार्क प्लस बैक साइड 2 प्लस v, और अगर रिक्वायर्ड है तो करेक्शन। अगर रिक्वायर्ड है तो करेक्शन। बोलिए बेटा, कैन बी राइट लाइक दिस? एनी डाउट टू एनीवन? क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? कैन बी फाइंड आउट द RL ऑफ द पॉइंट t समथिंग लाइक दिस? तो अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। अब ये आपको देखना, कभी बैक साइड 2 गिवन होगा, किसी भी टर्म्स में आंसर निकल सकते हैं। मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनकी हेल्प से इन दो एग्जाम्पल्स का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। समझ रहे हो? देयर मे बी सम अदर केसेस ऑल्सो।
बट हम लोगों ने इन केसेस को जो क्लासीफाई किया है कि क्या हम इंस्ट्रूमेंट और टारगेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम केस 1 का, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट और टारगेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गया आपका केस 2। तो सभी बच्चे एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में कि डिस्कशन अबाउट द केस 1 एंड केस 2 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग इज क्लियर टू एवरीवन। या फिर अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो ये सिंपल सा डिस्कशन था आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से रिलेटेड। नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, कोई भी एज सच फॉर्मूला नहीं है। क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, जो भी डेटा आपको सवाल में दिया गया है उस डेटा के बेसिस पे जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम। आप केवल करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपका डायग्राम अगर करेक्ट बन गया है, आपको क्लियर दिखेगा कि कौन से पैरामीटर्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करके जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है, जो भी आपसे पूछा गया है, उसको बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। सभी को क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है, यस और नो? चलें फिर आगे बातचीत करें। सो कैन वी मूव फर्दर? कैन वी मूव फर्दर? आगे डिस्कशन किया जाए बेटा। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। वही सारी चीजें यहां पर आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बट देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले दिखाए गए हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो आई विल सजेस्ट डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इनको आपको एज सच याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी है। बट अगेन इन सब चीजों को याद करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? चलिए, तो दिस वाज द डिस्कशन। 2 केस ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस किया है। बाकी इसके बेसिस पे कई और केस बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी है एप्लीकेशन ऑफ लेवलिंग से ही रिलेटेड है। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं मैप की, कोई भी मैप आप देखोगे तो बेटा वो किसी भी डिटेल का 2D रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? पेपर पे जो भी मैप हम बना रहे हैं किसी भी जगह का, वो 2 डायमेंशंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैप इज द 2D रिप्रेजेंटेशन, यस और नो? मैप इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेल और ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको लेंथ दिखेगी, विड्थ दिखेगी, हाइट तो नहीं दिखती ना मैप में। मैप में हाइट वाला टर्म तो विजिबल नहीं होता है ना। देयर विल बी ओनली 2 डायमेंशंस, एक्स और वाई। देयर विल बी नो डायमेंशन रिलेटेड टू जेड। जेड से रिलेटेड कोई डायमेंशन नहीं होगी इन द केस ऑफ मैप। लेकिन अगर मैं आपसे एक बोलूं कि एक ऐसा मैप भी है जो कि होगा तो 2D, जो कि होगा तो 2D क्योंकि वो पेपर पे बना होगा, बट उससे आपको एलिवेशन का भी आइडिया लग जाएगा। ऐसा मैप जिसमें आप एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना। ऐसा मैप जिसमें आप एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मैप को हम लोग बोलते हैं कंटूर मैप। क्या बोलते हैं? कंटूर मैप। और कंटूर एलिवेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लेवलिंग की। एलिवेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हम लोग बातचीत कर रहे हैं लेवलिंग की। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर एक कंटूर मैप दिखाया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंटूर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, इसलिए इस कंटूर मैप से हम कुछ इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसी खास जानकारी हमें इस मैप से नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम कंटूर और उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेंगे तो इस कंटूर मैप को देखकर, ये जिस जगह का भी कंटूर मैप आपको दिया गया है, वहां की टोपोग्राफी, टेरेन कंडीशन, कहां पे ग्राउंड एलिवेटेड है, कहां पे ग्राउंड डिप्रेस्ड है, कहां पर स्लोप है, कहां पर ज्यादा स्लोप है, कहां पर कम स्लोप है, ये सारी बातें भी आप इस मैप को देखकर ही बता पाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैप
वंस यू नो ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर। तो कंटूर्स का मेन काम क्या है, कंटूर सर्वे का मेन काम क्या है, टू प्रिपेयर द कंटूर मैप, टू प्रिपेयर द कंटूर मैप। और कंटूर मैप अभी मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंट करेगा एलिवेशन को भी, पॉइंट्स के आरएल को भी। इट विल रिप्रेजेंट द एलिवेशन और द आरएल ऑफ द पॉइंट्स। ये बात क्लियर है? चलिए सर, ये बात समझ गए। सर तो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द कंटूर। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते कंटूर की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द कंटूर। तो जरा समझिए, कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइन, कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, इक्वल और सेम एलिवेशन। ये है कंटूर की डेफिनेशन। जरा समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मैं बोलता हूं आपसे, इस रेफरेंस से 1 मीटर एलिवेशन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबको पहले लोकेट करिए। तो जाहिर सी बात है अगर सभी पॉइंट के लिए रेफरेंस सेम है तो आपने कुछ इस तरीके से मान लीजिए पॉइंट लोकेट किए। इन सभी पॉइंट का इस रेफरेंस से जो एलिवेशन है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और अगर इन सभी 1 मीटर वाले पॉइंट को मैं किसी एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दूं तो मैं बोलूंगा दिस इज द कंटूर ऑफ 1 मीटर। ये एक 1 मीटर का कंटूर हो गया। दिस इज द कंटूर ऑफ 1 मीटर। सिमिलरली अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसी रेफरेंस से आप ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करिए जिनका एलिवेशन 2 मीटर है। तो मान लो दीज आर द पॉइंट्स विच आर हैविंग द एलिवेशन ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेम रेफरेंस। सेम रेफरेंस से इनका एलिवेशन जो है वो 2 मीटर है। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द कंटूर ऑफ 2 मीटर। बोलिए, दिस इज द कंटूर ऑफ 2 मीटर एंड सिमिलरली सो ऑन। तो अगर मैं बोलूं अब ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करिए जिनका एलिवेशन 3 मीटर है सेम रेफरेंस से, और अगर इन सभी लाइंस को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट द कंटूर ऑफ 3 मीटर। तो इस पे जो सभी लाइन पॉइंट्स हैं उनका एलिवेशन इस सेम रेफरेंस से क्या है, वो 3 मीटर है। तो क्या कंटूर की डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई? क्या कंटूर की डेफिनेशन सभी को क्लियर हुई? तो कंटूर्स आर द इमेजिनरी लाइन विच आर ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन और इक्वल आरएल। सेम एलिवेशन और सेम रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटूर लाइन। तो अभी मैंने केवल आपको कंटूर की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। क्या ये डेफिनेशन सभी को क्लियर है? इज दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? किसी को कोई डाउट कंटूर की डेफिनेशन में? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी कंटूर की डेफिनेशन में? तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और अगर नहीं है कोई डाउट तो कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर, ताकि हम लोग आगे बातचीत कर पाए। बोलिए बेटा। क्लियर है? और जाहिर सी बात है ये 1 मीटर वाले पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए
ये 2 मीटर वाले सभी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, ये 3 मीटर वाले सभी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आपको आना चाहिए बेसिक लेवलिंग, यस और नो, और वो हमें आती है। तो विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड द लेवल इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ और लेवल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इजीली इन सभी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। और अगर इन सभी पॉइंट्स को हम एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू कनेक्ट करें तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं कंटूर। अब कंटूर में 2 टर्म है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है कंटूर इंटरवल, पहला टर्म है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, कंटूर इंटरवल। अब ये कंटूर इंटरवल क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, जो वर्टिकल एलिवेशन डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटूर इंटरवल। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि दिस वाज द रेफरेंस, यह आपका रेफरेंस था, दिस वाज द कंटूर ऑफ 1 मीटर, दिस वाज द कंटूर ऑफ 2 मीटर एंड दिस वाज द कंटूर ऑफ 3 मीटर, बताया था। क्या 1 मीटर का कंटूर और 3 मीटर का कंटूर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं? पहले तो ये बताओ, क्या 1 मीटर का कंटूर और 3 मीटर का कंटूर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं? क्या 1 मीटर का कंटूर और 3 मीटर का कंटूर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं, यस और नो? क्या 1 मीटर का कंटूर और 3 मीटर का कंटूर ये कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं? तो ऑब्वियसली आंसर विल बी नो सर, दीज आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। अगर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर की बात करें तो ये 1 मीटर और 2 मीटर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं और ये 2 मीटर और 3 मीटर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं, यस और नो? कह रहा यस। अरे भैया कॉन्जिक्यूटिव कंटूर 1 एंड 3 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों कंटूर के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, एलिवेशन का वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर, यहां पर कितना डिफरेंस दिख रहा है वो भी है 1 मीटर। तो आप बोल सकते हैं कंटूर इंटरवल इज 1 मीटर, कंटूर इंटरवल इज 1 मीटर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहां से आ गया? अरे भैया एलिवेशन है 1 मीटर है तो 2 मीटर वाला एलिवेशन तो 1 मीटर के अबव ही होगा ना कृष्ण। मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये पानी का लेवल दिख रहा है, देखो पानी का लेवल दिख रहा है इसमें, यस और नो? जल्दी बताओ, ये पानी का लेवल दिख रहा है? ये पानी का लेवल सभी को विजिबल है, यस और नो? ये टॉप सरफेस दिख रही है, यस और नो? बताओ भाई, ये टॉप सरफेस सभी को विजिबल है, यस और नो? मान लो किसी रेफरेंस से, किसी भी रेफरेंस से ये लेवल जो है वो 5 मीटर है, ये एक इमेजिनरी लाइन ही तो है जो आप बोल लो। अगर इन सभी पॉइंट्स का एलिवेशन इस रेफरेंस से 5 मीटर है तो ये एक आपको 5 मीटर का कंटूर दिख रहा होगा। अच्छा अब बताना, ज्यादा पानी पी गया तुम्हारे चक्कर में। चलो अभी भी रेफरेंस सेम है। अब देखो लेवल नीचे आ गया, मान लो अब ये लेवल 4 मीटर है, ये 5 मीटर था, ये 4 मीटर है। इन दोनों कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस हो गई ना, इसी को बोल लो आप कंटूर इंटरवल। अब समझ में आया? अब समझ में आया, यस और नो? अब सभी को समझ में आ गया कंटूर इंटरवल क्या होता है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर।
It is the vertical distance between the two consecutive contour is known as the contour interval. Is known as the contour interval. समझ गए? बहुत बढ़िया। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, जब कभी भी हम कंटूर मैप बनाएंगे, जब कभी भी हम कंटूर मैप बनाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, पूरे कंटूर मैप के लिए ये कंटूर इंटरवल हम फिक्स रखें या वेरिएबल रखें? फॉर एंटायर कंटूर मैप द कंटूर इंटरवल शुड बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल। बोलो। फॉर इंटायर कंटूर मैप, किसी भी एक कंटूर मैप की प्रिपरेशन में हम इस कंटूर मैप को फिक्स रखें या फिर वेरिएबल रखें? जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर हर सक्सेसिव, हर कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो इंटरवल है वो सेम है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 मीटर है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 मीटर है। तो शर्मा जी कह रहे हैं कि इट कैन बी वेरिएबल। नहीं, किसी भी मैप के लिए कंटूर इंटरवल को फिक्स रखना चाहिए। चलो इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी ने पढ़ रखा है स्केल, याद है? आप सभी ने पढ़ रखा है स्केल। स्केल होता था, स्केल की हेल्प से हम मैप की डिस्टेंस और ग्राउंड की डिस्टेंस को रिलेट करते थे। जो भी मैप हमने बनाया है उस पूरे मैप के लिए हम एक फिक्स स्केल रखते थे। ऐसा करने से फायदा क्या होता था? ऐसा करने से फायदा क्या होता था कि जब हम मैप को रीड करते थे, जब हम कोई मैप से इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, क्योंकि उस पूरे मैप के लिए उसका स्केल फिक्स था, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता था। अब आधे मैप के लिए कोई अलग स्केल हो, आधे मैप के लिए कोई अलग स्केल हो, तो प्रैक्टिकली इट विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। अगर हमारे मैप का स्केल वेरिएबल है तो हमें वहां पर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपैरेटिवली कि हमारे मैप का स्केल एक ही कांस्टेंट स्केल होता। मानते हो कि नहीं? बताओ, एग्री करते हो इस बात पे कि नहीं? तो अगर हर पॉइंट पे स्केल बदल जाएगा तो चीजों को समझना भी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, चांसेस ऑफ एरर भी तो बढ़ जाएगा। तो बढ़िया तरीका क्या है कि पूरे मैप में हम स्केल को सेम रखें। अब आपने कंटूर मैप बनाया है, कहीं पे कंटूर इंटरवल 2 मीटर का है, कहीं पे कंटूर इंटरवल 5 मीटर का है, कहीं पे कंटूर इंटरवल 10 मीटर का है। तो रिलेटिव जो आप हाइट की बात कर रहे थे, रिलेटिव जो आप एलिवेशन की बात कर रहे थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बेटर अप्रोच ये है कि हम किसी भी कंटूर मैप के लिए जब कभी भी कंटूर मैप बनाएं तो कंटूर इंटरवल फिक्स रखें, ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाएं और उसका इंटरप्रिटेशन कर पाएं। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी मैप के लिए कंटूर इंटरवल को हमें फिक्स रखना चाहिए, वो बढ़िया अप्रोच है। यहां पर मेरा एक सवाल और है कंटूर इंटरवल से रिलेटेड। देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंटूर इंटरवल। बताओगे? किसी भी कंटूर मैप के लिए जो कंटूर इंटरवल होगा वो कितना हो, ये कैसे डिसाइड करेंगे? किसी भी कंटूर मैप को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कंटूर इंटरवल लें, उसको अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कंटूर इंटरवल? सोचो और बताओ। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कंटूर इंटरवल? कंटूर इंटरवल कितना हो, कम हो, ज्यादा हो, ये कौन बताएगा? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस बात को गवर्न करेंगे? तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कंटूर इंटरवल? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ।
what are the various factors which affects the selection of the contour interval for a contour map? बोलिए बेटा। अरे भैया जाहिर सी बात है, हमें यह देखना पड़ेगा जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उस पे हमारे पास उसके लिए कितना टाइम अवेलेबल है, उसके लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए कितना पैसा अवेलेबल है, हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, हमें कितने डिटेल में डेटा को कलेक्ट करना है। ज़्यादा डिटेल में डेटा चाहिए तो कम कंटूर इंटरवल रखो, कम डिटेल में डेटा चाहिए तो ज़्यादा इंटरवल रखो। यस और नो? तो मैंने लगता है ये सभी फैक्टर हैं जो इस बात को अफेक्ट करेंगे कि आपके सर्वे वर्क में कंटूर इंटरवल की वैल्यू क्या होगी। ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द कंटूर इंटरवल इन अ कंटूर सर्वे। यस और नो? बोलिए बेटा। यस और नो? मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को? यस और नो? तो आई होप द इंटायर डिस्कशन अबाउट द कंटूर इंटरवल इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर कंटूर इंटरवल की बातें हो गई क्लियर। तो दिस कंटूर इंटरवल शुड बी कांस्टेंट। किसी भी मैप के लिए, इंटायर मैप के लिए ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आगे बातचीत कर लें। चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। अगला जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? तो इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अभी आप बात कर रहे थे वर्टिकल डिस्टेंस की, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, इसको आप बोलते हैं हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। फिर से मेरे वही सवाल हैं। पहला सवाल, क्या किसी भी कंटूर मैप के लिए हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट सेम होगा या फिर इट कैन वेरी? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट सेम रखें या इट कैन वेरी? बोलो क्या लगता है? फॉर द मैप, फॉर द कंटूर मैप, द हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट शुड बी सेम और इट कैन वेरी? द हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कैन सेम और इट कैन वेरी। बोलिए बेटा। कंटूर इंटरवल आपने बोला इट शुड बी सेम, उसी तरीके से ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दो सक्सेसिव कंटूर के बीच में, इट शुड बी सेम और इट कैन वेरी। क्या लगता है आपको? वेरी, इट कैन वेरी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, इट कैन वेरी। क्यों इट कैन वेरी? रीजन क्या है? इट विल डिपेंड अपॉन, इट विल डिपेंड अपॉन फीचर। जिस चीज का आप कंटूर मैप बना रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक बना दिया इस तरीके का हिल, ये लो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हिल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हिल, ये कोई एक हिल है। अब हिल तो कैसा भी हो सकता है, हिल तो कैसा भी हो सकता है ना, यस और नो। चलो अगर मैं इसको रेफरेंस के लिए ले लूं 0, अब मैंने एक कंटूर इंटरवल लिया फॉर एग्जांपल 10 मीटर का, अगला कंटूर इंटरवल लिया मैंने, अगला कंटूर लिया फॉर एग्जांपल 20 मीटर का, अगला कंटूर मैंने यहां पर लोकेट किया फॉर एग्जांपल 30 मीटर का। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? अब जरा इसका कंटूर मैप बनाइए पेपर में। तो पहला तो ये व्हाइट वाला कंटूर हो जाएगा। अब ये हिल है तो इसका कंटूर मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंटूर ऑफ 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंटूर ऑफ, ये आपका कंटूर हो गया फॉर एग्जांपल 10 मीटर का, एंड दिस विल बी द कंटूर ऑफ, ये आपका कंटूर हो गया फॉर एग्जांपल 20 मीटर का, एंड दिस विल बी द कंटूर ऑफ, ये आपका कंटूर हो गया 30 मीटर का। दिस इज गोइंग टू बी द कंटूर ऑफ 30 मीटर। बन गया कंटूर मैप, यस और नो? क्या ये इस हिल का कंटूर मैप है, यस और नो? आप ही बताओ। अब बेटा इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो क्या मुझे कोई बता सकता है कंटूर इंटरवल कितना है? क्या इस एग्जाम्पल में कंटूर इंटरवल हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है? क्या आप ये बता सकते हैं? बोलिए बेटा, वॉट इज द कंटूर इंटरवल इन दिस सिचुएशन, इन दिस एग्जाम्पल? तो आपने बोला था कंटूर इंटरवल सर जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू सक्सेसिव या टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। तो यहां पर हर दो कंटूर को अगर हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो कंटूर इंटरवल हम लोगों ने लिया है वो लिया है 10 मीटर का। वी हैव कंसीडर्ड द कंटूर इंटरवल, वर्टिकल डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में जो है वो है 10 मीटर की। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही। लेकिन अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में बात करें तो देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव अगर कंटूर के बीच में बात कर रहे हैं तो क्या ये हमेशा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है? आंसर इज नो। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच में वेरी कर रही है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा वो डिपेंड कर रहा है आपका फीचर कैसा है, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है जिसके लिए आप कंटूर मैप बना रहे हैं। तो वही लिखा हुआ आपने, इट कैन वेरी बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द फीचर, इट विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर। तो ये वेरी कर सकता है। क्लियर है सभी को? द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? टेल मी बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड? किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड हो। अब तक हम लोगों ने बात कर ली कंटूर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस क्या होता है, और कंटूर इंटरवल क्या होता है। दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ये वो सभी टर्म हैं जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब इसके बाद आता है, देखो क्या क्या पढ़ लिया है। डेफिनेशन ऑफ द कंटूर हम लोगों ने कवर कर ली। अ कंटूर में बी ए डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ठीक है, आगे अगर डिस्कशन करें तो ये कुछ यूज ऑफ कंटूर हैं जो आप सभी को बेसिक मैंने आपको बता दिए। कंटूर इंटरवल का डिस्कशन कर लिया। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर,
इज टर्म एज द कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल जनरली हम रखते हैं 1 से लेके 15 मीटर तक। स्मॉलर अगर कंटूर इंटरवल होगा तो आप ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा से ज्यादा डिटेल को कवर कर पाएंगे, और अगर कंटूर इंटरवल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप कम डिटेल को लोकेट कर पाएंगे, कम डिटेल को कलेक्ट कर पाएंगे, तो उस केस में प्रिसीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंटूर इंटरवल का सिलेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा स्केल क्या है मैप का, पर्पस क्या है, नेचर कैसा है, टाइम, फंड, व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेस जो आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे आप कंटूर इंटरवल का सिलेक्शन करते हैं। अगला डिस्कशन करें, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस की बात करी हम लोगों ने, तो आपने बोला इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव कंटूर, और इट कैन बी वेरी, ये वेरी कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर। अब हम जब इन कंटूर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे तो फिर हम कंटूर मैप से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई समझ लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखी, इफ कंटूर्स आर पैरेलल, ध्यान से सुनना, इफ कंटूर्स आर पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस बिटवीन देम आर आल्सो कांस्टेंट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिफॉर्म स्लोप को। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एक फीचर है, ये आपका कोई फीचर है, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये फीचर ले लो, देखो ये आपका 0 का कंटूर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आपका 10 का कंटूर हो गया, और ये आपका 20 का कंटूर हो गया। जरा कंटूर मैप बनाओ, जरा इसका कंटूर मैप प्रिपेयर करो। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंटूर ऑफ 0, दिस इज गोइंग टू बी द कंटूर ऑफ 10, this is going to be the contour of 10, and this will be the contour of 20, this will be the contour of 20। यही तो कंटूर बनेगा। अब देखो अगर दो कंटूर के बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस सेम है, पढ़ो, इफ द कंटूर्स आर पैरेलल, ये कंटूर्स एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ये कंटूर्स एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस है अगर वो भी कांस्टेंट है तो वो एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका स्लोप जो था यूनिफॉर्म था, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस कम ज्यादा हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को, ये रिप्रेजेंट करेगा एक नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को। क्लियर हुआ है बात? तो अगर कंटूर्स का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस सेम है, इफ द कंटूर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस इट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्लोप। तो आपके सामने मैंने बना के दिखाया है, ये जो लेफ्ट साइड में आप स्लोप देख रहे हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म स्लोप। ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है जहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। तो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। क्लोजली स्पेस जो कंटूर होते हैं वो एक स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूर दूर कंटूर होते हैं वो रिलेटिवली माइल्ड स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी आप यहां से देख सकते हैं। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर जो हैं वो एक स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूर दूर वाले जो कंटूर हैं वो रिलेटिवली एक माइल्ड स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं पे अगर कंटूर आपको बहुत पास पास दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां पर स्लोप ज्यादा है। अगर कहीं पे कंटूर दूर दूर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां पर स्लोप क्या है, रिलेटिवली कम है। क्लियर है बेटा? ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्लोप
एंड कंटूर्स दैट आर वेल अपार्ट, जो दूर दूर हैं वो एक जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन्होंने बोला ए कंटूर लाइन इज अ क्लोज्ड कर्व, दिस में क्लोज आइदर ऑन द मैप और द आउटसाइड द मैप, इट विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी। तो जरूरी नहीं कि मैप में ही आपकी सारी कंटूर लाइन क्लोज्ड हो जाएं, कंटूर मैप के बाहर भी क्लोज्ड हो सकती, डिपेंड करेगा किस फीचर के लिए आप कंटूर मैप बना रहे हैं, किस फीचर के लिए आप कंटूर मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अगली अगर बात करें बेटा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो चलो इनको मैं आपको बताता हूं। क्लोज्ड कंटूर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं या तो एक हिल को या तो एक पॉन्ड को। जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लिया हिल और ये ग्राउंड पे, और ये एक लिया पॉन्ड, ये एक लिया पॉन्ड। मान लो इस ग्राउंड का एलिवेशन 100 है, मान लो इस ग्राउंड का एलिवेशन 100 है, तो जाहिर सी बात है मान लो ये कंटूर आपने लिया 110 का, ये कंटूर आपने लिया बेटा 120 का, और ये कंटूर आपने लिया 130 का। 3 कंटूर ले लिए। सिमिलरली अगर ये इसका एलिवेशन 100 है, तो अगर अब मैं नीचे आऊंगा तो एलिवेशन डिक्रीज करेगा। ये एलिवेशन मान लो हो गया 90, ये एलिवेशन मान लो हो गया 80, और ये एलिवेशन मान लो हो गया बेटा 70। अब जरा इन दोनों के लिए कंटूर मैप बनाइए। ये आपका हिल था और ये आपका एक पॉन्ड है। ये हिल और पॉन्ड के लिए जरा कंटूर मैप बनाइए। तो पहले तो ये कंटूर मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो कंटूर हो जाएगा आपका हो जाएगा 100 का। ये जो कंटूर आपको दिख रहा है बेटा, ये कंटूर हो जाएगा 110 का। दिस इज द कंटूर ऑफ 110, दिस इज द कंटूर ऑफ 120। ये जो कंटूर आपने बना दिया वो 120 का हो गया, और ये जो व्हाइट कलर से आपने कंटूर बना दिया बेटा, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया 130। देखो क्लोज्ड स्पेस कंटूर जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, कहां गया, वो रिप्रेजेंट करेंगे आइदर हिल और पॉन्ड। पॉन्ड का बना के देखो, तो पॉन्ड का जब कंटूर बनाने निकले मैप, तो ये कंटूर आ गया आपका 100 का। चलिए भाई ये कंटूर बनाइए आप, तो ये कंटूर आपको देखने को मिल रहा है 90 का। अगला कंटूर बनाओ। ये जो कंटूर है आपका, ये कंटूर आपका हो गया 80 का। नेक्स्ट जो कंटूर है आपका ग्रीन वाला कंटूर, ये कंटूर आपका हो गया 70 का। तो दोनों ही कंटूर देखिए क्लोज्ड लूप हैं। तो ऐसे जो कंटूर होते हैं वो या तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हिल को या तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पॉन्ड को। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस केस में जब आप अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो एलिवेशन की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और यहां जब आप बाहर से अंदर जाओगे तो एलिवेशन की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। देखो ये था 100, देन 110, देन 120, देन 130। ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है। 100, 90, 80, 70। क्लियर हुआ? बोलो भाई, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बोलिए बेटा, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अगली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि बेटा जो रिज लाइन होती है और जो वैली लाइन होती है, ये कंटूर को इंटरसेक्ट करती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
रिज लाइन और वैली लाइन इंटरसेक्ट द कंटूर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें बेटा, तो ये ब्रिज लाइन वैली लाइन बता दिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू कंटूर्स हैविंग द डिफरेंट एलिवेशन, अगर दो कंटूर हैं जिनका एलिवेशन अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर का कंटूर और 10 मीटर का कंटूर, जरा ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 मीटर वाले कंटूर के लिए और 10 मीटर वाले कंटूर के लिए दोनों के लिए ही रेफरेंस सेम है। भाई अगर एक कंटूर 5 मीटर का है, एक कंटूर 10 मीटर का है, तो वो अलग अलग कंटूर एक दूसरे को कट कैसे कर सकते हैं? ये 5 मीटर का कंटूर है और ये 10 मीटर का कंटूर है, फॉर फ्रॉम द सेम रेफरेंस, अगर दोनों के लिए रेफरेंस सेम है तो दो अलग अलग वैल्यू के कंटूर ना तो एक दूसरे को कट करने चाहिए और ना ही एक पॉइंट पे ज्वाइन होने चाहिए। मानते हो कि नहीं? कैसे? जैसे इसमें जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट का एलिवेशन उस रेफरेंस से होगा 10 मीटर। इस कंटूर में जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट का एलिवेशन होगा 5 मीटर। उन सभी पॉइंट का एलिवेशन होगा 5 मीटर, यस और नो? व्हाट अबाउट दिस कॉमन पॉइंट? ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, टी पॉइंट, इसका एलिवेशन इसके हिसाब से 5 मीटर होगा और इसके हिसाब से 10 मीटर होगा। यार एक ही पॉइंट का एक ही रेफरेंस से दो एलिवेशन कैसे हो सकता है? एक ही पॉइंट का एक ही रेफरेंस से दो एलिवेशन कैसे हो सकता है? बताओ मुझे, बोलो। उसके दो नहीं 10 एलिवेशन हो सकते हैं अगर आप रेफरेंस को चेंज कर दें। जैसे जैसे आप रेफरेंस चेंज करते चले जाएंगे, एलिवेशन की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है। बट सेम रेफरेंस से एक ही पॉइंट के दो एलिवेशन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपने बोला कि जनरली जो कंटूर होते हैं, अलग अलग कंटूर, वो एक दूसरे को ना तो कट करेंगे और ना ही एक जगह पर मिलेंगे। कट करेंगे तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट खेल है। देयर आर 2 एक्सेप्शंस, बट इस केस में आपके पास 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन है ओवरहैंगिंग क्लिफ का, और दूसरा एक्सेप्शन है वर्टिकल क्लिफ का, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेम एलिवेशंस के, सेम रेफरेंस के दो अलग अलग कंटूर ज्वाइन भी हो सकते हैं और दो अलग अलग कंटूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे 2 फीचर्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, जहां पर ये आपको इंटरसेक्शन और ज्वाइनिंग ऑफ द डिफरेंट कंटूर्स का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कौन कौन से वो एक्सेप्शन हैं? तो पहला आपने बोला ओवरहैंगिंग क्लिफ और दूसरा आपने बोला वर्टिकल क्लिफ। दीज आर द 2 एक्सेप्शंस। अब इन दोनों एक्सेप्शंस के बारे में जरा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बेटा, इसी को बोलते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो ओवरहैंग पोर्शन है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ। दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दो। ये वाला जो पहाड़ का ये हिस्सा है, दिस यू कैन कंसीडर एज ए ओवरहैंग पोर्शन। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। एक बार कंफर्म कर देना ओवरहैंगिंग क्लिफ कैसा फीचर होता है। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस और नो? ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस और नो? और सिमिलरली इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। दीज आर द स्ट्रक्चर जिनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। बोलो बेटा। तो जरा आप देखते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ और वर्टिकल क्लिफ के केस में कैसे ये अलग अलग कंटूर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या फिर एक पॉइंट पे मिल जाएंगे।
तो ये आपका हो गया ओवरहैंगिंग क्लिफ, और ये मैंने बना दिया वर्टिकल क्लिफ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्टिकल क्लिफ। चलिए कोई भी कंटूर बना लो, मान लो ये 0 का कंटूर हो गया, ये आपने ले लिया 10 का कंटूर, ये आपने ले लिया 20 का कंटूर, और ये आपने ले लिया 30 का कंटूर। बनाओ इसका कंटूर मैप, क्या ही दिक्कत है। तो ये कंटूर बनाया मैंने 0 का, ठीक है। अच्छा 0 तो पूरा बनेगा ना, चलो तो ये कंटूर मैंने बना दिया 0 का, ठीक है। अब मैंने ये कंटूर बना दिया 10 का, ये कंटूर मैंने बना दिया, दिस इज द कंटूर ऑफ 10, दिस इज द कंटूर ऑफ, दिस इज द कंटूर ऑफ 20, ये 20 का कंटूर बन गया, एंड दिस इज द कंटूर ऑफ 30, ये आपका बन गया 30 का कंटूर। देखो तो मैं नहीं लग रहा है अलग अलग एलिवेशन के कंटूर यहां पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग एलिवेशन के कंटूर यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। बट दो एक्सेप्शन है, दो फीचर्स ऐसे हैं जहां पर ये इंटरसेक्शन और ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। ये सभी कंटूर अलग अलग एलिवेशन के हैं, बट दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देख पा रहे हो। सिमिलरली बेटा अगर वर्टिकल क्लिफ के केस में बनाए तो मान लो ये 0 का कंटूर हो गया, मान लो ये 0 का कंटूर हो गया, दिस इज द कंटूर ऑफ लेट्स से 10, दिस इज द कंटूर ऑफ लेट्स से 20, एंड दिस इज द कंटूर ऑफ लेट्स से 30। बनाओ जरा इसका कंटूर मैप, इसका कंटूर मैप बनाओ तो दिस यू विल गेट द कंटूर ऑफ 0, दिस यू विल गेट द कंटूर ऑफ 10, ये आपको 10 का कंटूर मिल जाएगा, दिस यू विल गेट द कंटूर ऑफ, दिस यू विल गेट द कंटूर ऑफ 20, एंड दिस यू विल गेट द कंटूर ऑफ 30। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इस ए पॉइंट पे आपको नहीं लगता है सब अलग अलग एलिवेशन के कंटूर आपको एक ही पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोलो बेटा। These all the contours are having the different elevation, but in the case of vertical cliff के केस में आप ये देख पा रहे हैं कि ये सभी कंटूर आपको इस ए पॉइंट पे ज्वाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आपने बोला कि जनरली ये इंटरसेक्ट और ज्वाइन नहीं होने चाहिए, बट दो ऐसे केसेस हैं, दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं। एक आपका हो गया ओवरहैंगिंग क्लिफ और दूसरा हो गया आपका वर्टिकल क्लिफ। वन इज द ओवरहैंगिंग क्लिफ एंड अनदर इज द वर्टिकल क्लिफ। तो क्या कंटूर और कंटूर की ये सभी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सभी बच्चों को क्लियर हैं? यस और नो? ऑल दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर एंड द कंटूर इंटरवल इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सभी लोग कंफर्म कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने कंटूर का जितना भी डिस्कशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड था, उस डिस्कशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो एक बार जरा समराइज कर लेते कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएं। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द उन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट भी कर लीजिएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बेटा
लीनियर मेजरमेंट के बारे में। तीसरा हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था कंपास सर्वेइंग के बारे में। चौथा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रैवर्स सर्वे के बारे में, ट्रैवर्स सर्वेइंग की बात करी। पांचवा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था लेवलिंग से रिलेटेड, जहां पर हम लोगों ने डिटेल में बात करी प्लेन लेवलिंग की, हम लोगों ने बात करी जियोडेटिक लेवलिंग की, हम लोगों ने बात करी रेसिप्रोकल लेवलिंग की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। आज के ही लेक्चर में हम लोगों ने टिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की बात कर ली, और एक चैप्टर और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है कंटूर। तो ये चैप्टर्स हैं, दीज आर द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ इन दिस कोर्स। इस कोर्स में हम लोगों ने ये चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेटा आपके पीवाईक्यू हैं गेट और ईएससी के, उन सभी पीवाईक्यू को बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना, और जितनी भी आपको डीपीपी प्रोवाइड की गई हैं उन सभी डीपीपीस को इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी डीपीपी आपको मिली हैं, अभी थियोडोलाइट रह नहीं गया, अभी बहुत कुछ रह गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो अभी थियोडोलाइट है, टेक्योमेट्री है, कर्व है, थ्योरीज ऑफ एरर है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम है। यस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग की, फिर हम लोग बात करेंगे जीपीएस की, फिर हम लोग बात करेंगे जीआईएस की। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। इस बैच में थियोडोलाइट कराया कि नहीं कराया, मुझे एक बात बता दो। इस बैच में थियोडोलाइट के बारे में डिस्कस किया है? इन दिस बैच हैव वी कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द थियोडोलाइट? एक बार जरा कंफर्म कर देना, क्योंकि दो बैच आपके पैरेलल में चल रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपसे क्लियर कर रहा हूं। तो थियोडोलाइट का डिस्कशन आई थिंक इस बैच में अभी नहीं किया है ना। थियोडोलाइट और उसके एलिमेंट और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या अभी इस बैच में? एक बार कंफर्म करना बेटा चैट बॉक्स में। अभी नहीं किया है ना, बिल्कुल। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन, और नेक्स्ट वीक हम लोग वही करने वाले हैं। अब थियोडोलाइट के बारे में बातचीत करेंगे, फिर उससे रिलेटेड टेक्योमेट्री के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा है? प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे भी हुआ इस बैच में? प्लेन टेबल सर्वेइंग का डिस्कशन किया है क्या? प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में बातचीत की है क्या? अभी नहीं किया आई थिंक, एक बार कंफर्म करना। अभी प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं किया है ना, इस बैच में भी नहीं किया है, तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग ऑल्सो। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा सर्वेइंग के बारे में कि बस सिलेबस खत्म हो रहा है? जो भी लोग सभी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बेटा हमारे पास इतना टाइम ही इतना कम है, इतने सब्जेक्ट हैं, केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी क्लास में डिस्कस किया जा रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास का मतलब मेरे पास और आपके पास, कि हम अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर पाए। यस, तो इन दिस लिमिटेड टाइम वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और इसका बहुत अच्छा आइडिया लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, समझो यार इस बात को। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी लर्निंग उतनी इफिशिएंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास तो प्रॉपर टाइम है, आपके पास मंडे टू फ्राइडे तक का टाइम है। अच्छे से अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, ठीक है। तो आई होप जो लोग सभी क्लासेस को सिस्टमेटिक वे में फॉलो कर रहे हैं, सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं,
मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर पा रहे होंगे, सभी कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। यस और नो? गलत फहमी तो नहीं है मेरी ये? बोलो भाई, गलत फहमी तो नहीं है? ऐसा सही में है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोज हु ऑल द क्लासेस, जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करी है, सभी डिस्कशन को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है, सभी क्लासेस को अटेंड किया है? कितने ऐसे लोग हैं, एक बार जरा चैट बॉक्स में बताना। दोज हु हैव नॉट मिस्ड एनी सिंगल क्लास, जिन्होंने किसी भी क्लास को अब तक मिस नहीं किया है। अरे कहाँ चले गए सब लोग? बहुत बढ़िया, तो देवराज ने सारी क्लासेस को फॉलो किया है। व्हाट अबाउट अदर्स, जिनकी जो भी क्लासेस मिस हो गई हैं किसी भी रीजन की वजह से? सभी क्लासेस बेटा ऐप पर अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा एफर्ट करिए और जल्दी से जल्दी जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं उन सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? तो वो आपको इम्प्रूव करेगा, आपके लर्निंग सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तभी बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बात को समझना बेटा बहुत जरूरी है कि जिन भी कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली हमें इनको एग्जाम डे तक कैरी भी करना है। समझ रहे हो? आज आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आज आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अचीवमेंट। ये आप भी कोई मैटर ऑफ अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट का मैटर तब होगा जब आप इन कंसेप्ट्स को एक साल बाद जब आप अपने फाइनल एग्जाम में जाएंगे और इन कंसेप्ट्स को अगर आप पॉजिटिवली अप्लाई कर पा रहे हैं, यहां से नंबर गेन कर पा रहे हैं एग्जाम में, दैट विल बी द मैटर ऑफ द अचीवमेंट। अभी तो ये बेसिक स्टेप है ना, अभी तो आपने कंसेप्ट्स को समझा है। कंसेप्ट समझ सभी कोई सकता है, जो भी क्लास कर लेगा वो कंसेप्ट को समझ लेगा। यस और नो? तो ये यहां पर आपकी फाइनल तैयारी खत्म नहीं होती, यहां से एक्चुअल में आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। नाउ यू नीड टू कैरी ऑल दीज कंसेप्ट टिल योर एग्जाम। और वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या आप एग्जाम वाले दिन तक इन कंसेप्ट्स को रिटेन कर पा रहे हैं, क्या एग्जाम वाले दिन तक आप इन सभी कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो ही आपको वहां से नंबर मिलेंगे, तो ही आपकी रैंक आएगी, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज पहले कभी पढ़ा था, भूल गए, एग्जाम वाले दिन उन कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इस बात पे आपका इवेल्युएशन नहीं होगा। समझो इस बात को। गेट के एग्जामिनर को, ईएससी के एग्जामिनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कंसेप्ट आपने अपने जीवन में कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। फर्क उन्हें सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम वाले दिन क्या आप उन सभी कंसेप्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नो मैटर आपने पहले कितनी बार पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर द कवरिंग द सिलेबस, सिलेबस कवरेज के लिए आपको कोई भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाले। आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट। तो अगर आप केवल सिलेबस कंप्लीट करते चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी ये बिल्कुल इनकम्प्लीट तैयारी है, बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं है आप। सिलेबस तो लाखों बच्चे कंप्लीट करते, रैंक लाखों बच्चों की नहीं आती, इस बात को भी समझना आपको। तो कुछ तो एडिशनल करते होंगे ना, सिलेबस कवरेज के अलावा कुछ और भी चीजें करते होंगे, तभी तो सबकी रैंक ना आके कुछ ही लोग की रैंक आ रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। तो जो लोग भी रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिवली रिवीजन और प्रैक्टिस पे टाइम दीजिए
और अपने एफर्ट करिए, वही आपकी हेल्प करेंगे, वही आपके लिए यूजफुल होगा फाइनल एग्जाम में। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप सभी लोग इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, और रिजल्ट्स ला के फिर मुझे बताएंगे। हाँ, क्यों भाई? शेयर करेंगे आप अपना अच्छा सा रिजल्ट, शेयर करेंगे आप अच्छी सी रैंक, तो मुझे भी लगेगा कि जो एफर्ट किए मैंने वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए आपके लिए, और आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। दैट विल बी द सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ, तो क्लास में कंसेप्ट बताना इज नॉट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर मी। मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट का फील होगा जब इस क्लासेस की हेल्प से आप अपने टारगेट्स को, आप अपने रिजल्ट्स को, आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। वो रियल फीलिंग होगी इंजॉयमेंट की। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल गाइडेड वे में पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ी बहुत हम कई बार डायरेक्शंस को नहीं समझ पाते हैं और इसकी वजह से एफर्ट करते रहते हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी अपने एफर्ट कर रहे हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में करिए, एक गाइडेड पाथ में करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो मेरे से, क्या प्रॉब्लम है, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। हाँ, तो स्ट्रेटजी पे भी काम करना है, केवल एफर्ट पे नहीं कि केवल एफर्ट एफर्ट खेल रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है एग्जाम को क्रैक करने की, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में किसी भी एग्जाम को क्लियर करना केवल कंटेंट के दम पे नहीं हो सकता है। तो कंटेंट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके कहीं आप एग्जाम में अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल आर समझदार। हाँ, इतने सभी समझदार हो, अच्छे से करेक्ट डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में अपना एफर्ट करिए और जल्दी से जल्दी अपने इन इनपुट्स को, इन एफर्ट्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करिए, यही विशेष है। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। सैटरडे को आपकी क्लास होगी 6 PM। हाँ, एज यूजुअल जो आपका क्लास का टाइम है, बैच का टाइम है, उसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा उससे पहले जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जितना भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपके अभी तक आप नहीं कर पाए थे PYQ कंप्लीट, वो सभी PYQ इस वीक में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ये आप टारगेट लीजिए। ठीक है, तो कम से कम गेट और ESE ये दो एग्जाम के PYQ तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप गेट और ESE के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो विद द हेल्प ऑफ, हाँ, कुछ पूछना है? सब कुछ क्लियर है? चलो, तो विद दिस वर्ड, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।